चंचल अपनी माँ सरोज और पिता भूषण के साथ रहती है। एक दिन अचानक से चंचल अपने बॉयफ्रेंड ललित के साथ घर पर आती है और वो दोनों अपने अफेयर के बारे में सबको बताते हैं। क्या तू इस गधे से प्यार करती है? क्या अभी माँ, ललित कोई गधा नहीं है, ये तो मेरा प्यारा दुलारा लल्लू है जिसे मैं बहुत सारा प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है। क्यों मेरे लल्लू? हाँ चंचल, अरे बंद करो अपनी एक फालतू की नौटंकी। पापा, आपका और माँ का ये इस तरह गुस्सा होना जायज है। अचानक से बॉम्ब जो फोड़ दिया मैंने, लेकिन मैं भी और क्या करती पापा। आप दोनों पिछले कई दिनों से मेरे हाथ पीले करने की बात कर रहे हो, जिसके चलते मैं और ललित भी बहुत परेशान हो गए थे। इसके घर वाले तो जैसे तैसे मान भी जाएंगे, लेकिन आप दोनों को मनाना बहुत मुश्किल काम था। फिर ललित ने ही मुझसे कहा कि देखो चंचल, चाहे हार हो या पार हो, अब हम सारी बातें तुम्हारे घर पर बताकर ही रहेंगे। हाँ अंकल जी, हम दोनों का प्यार बहुत पवित्र है, आजकल के दूसरे कपल की तरह नहीं। आजकल के दूसरे कपल की तरह बिल्कुल नहीं है हम। और हम अगर चाहते ना तो हम भागकर भी शादी कर सकते थे, लेकिन हमें अपने परिवार का दिल दुखाकर शादी नहीं करनी। सहो परिवार आप सबके आशीर्वाद के साथ ही हमें जीवन की नई शुरुआत करनी है, और इसीलिए हम आपको सच बता रहे हैं। प्लीज अंकल जी, हमारे रिश्ते को स्वीकारिए। हाँ पापा, प्लीज मान जाइए ना। अरे चुप हो जाओ नालायको। ओए तू चंचल, तुझे प्यार कर करके इसी निकम्मे से करना था क्या? अरे इसका परिवार और हमारे परिवार का बरसों पुराना 36 का आंकड़ा है, इसलिए मैं इस रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारूंगा, और मैं भी नहीं। क्या? ऐसा मत कहिए ना पापा, मैं ललित के बिना कैसे रह पाऊंगी? मुझे इसी के साथ जीना है। प्लीज पापा, अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर हम दोनों को अपना लीजिए ना। प्लीज पापा, मेरे लिए मान जाइए ना। हाँ पापा, मेरा मतलब अंकल जी, प्लीज मान जाइए ना। अब पहले जो हुआ सो हो गया, लेकिन अब हम दोनों की खुशियों के लिए अपने गुस्से को भूल जाइए ना। ऊपर से भगवान भी आकर कहे ना, तब भी मैं अपने फैसले को नहीं बदलूंगा। और तू लल्लू, दफा हो जाए यहाँ से। फिर उस दिन के बाद से भूषण चंचल को ललित से मिलने ही नहीं देता, और वहाँ ललित की दूसरी शादी भी हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे ये देख चंचल, तेरा लल्लू क्या गुल खिला रहा है। अरे तूने देखा नहीं क्या? उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उसकी शादी की फोटोज डाली है। क्या कहो? अरे हमें अलग हुए ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ है, और इस ललित ने शादी भी कर ली। इसकी तो ऐसी की तैसी। देख तो, किस तरह से मुस्कुरा रहा है शादी में। अरे इसे देखकर तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसके मन में कितने लड्डू फूट रहे हैं। ये सारे आदमी लोग ऐसे ही होते हैं चंचल, इसीलिए कह रही हूँ कि तू भी अब अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जा और किसी अच्छे लड़के से शादी कर ले। इतना आसान नहीं है जास्मिन। एक तो ये माँ और पापा ने मुझे परेशान करके रखा है, क्योंकि कल मुझे देखने के लिए एक लड़का आने वाला है, इसीलिए आज मुझे पार्लर जाकर फेशियल करवाना है। यार जास्मिन, मुझे फिलहाल शादी बिल्कुल नहीं करनी है। अरे शादी नहीं करनी तो क्या करेगी तू? उस लल्लू ललित की याद में जोगन बनकर रोती रहेगी क्या? नहीं यार, मुझे शादी करके कहीं नहीं जाना। वो तो मैं बस ललित से प्यार करती थी और इसीलिए उसके साथ शादी करने के लिए राजी हो गई। पर अब मैं किसके लिए अपना घर बार त्याग करूं और किसी और के घर पर 24 घंटे नौकरानी बनकर क्यों रहूं मैं? हे भगवान, तेरा ये दुखड़ा सुन सुनकर एक ना एक दिन मैं पागल हो जाऊंगी। अरे चुप रहे, दोस्त है तू मेरी, इसीलिए तुझे ये सब सहना ही पड़ेगा। अब चल, जल्दी से 2 पिज्जा ऑर्डर कर दे और साथ में एक बर्गर भी ऑर्डर कर दे। यार चंचल, स्ट्रेस के चक्कर में इतना मत खा, नहीं तो खा खा कर तू मोटी हो जाएगी। हाँ तो होने देना। वैसे भी अब किसके लिए सजना ही मुझे। मुझे तो बस एक ही उम्मीद थी कि लल्लू अब भी मेरा हो सकता है।
लेकिन उस धोखेबाज ने मुझे छोड़कर वहां किसी और लड़की से शादी कर ली। लेकिन उस धोखेबाज ने मुझे छोड़कर वहां किसी और के लिए घोड़ी चढ़ गया। सबको देख लेगा मेरा भगवान। मेरे हर आंसू का पाई पाई हिसाब होगा। देखना तू जास्मिन। अरे बस कर मेरी माँ, और तेरा ये इमोशनल ड्रामा बंद कर दे। तब तक मैं तेरे लिए 2 पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ, और हाँ, बर्गर भी। लेकिन भगवान के लिए शांत हो जा। फिर अगले दिन, इतनी प्यारी लग रही है तू, तुझे किसी की भी नजर ना लगे। लेकिन तू यूं सड़े हुए आलू की तरह शक्ल क्यों बनाए बैठी है? जरा मुस्कुरा दे ना। अरे कोई मर गया है क्या तेरा? अरे बस करो माँ, लड़के वालों के सामने मैं मुस्कुरा दूंगी, इसलिए आप अब मेरा दिमाग मत खाइए और एसी ऑन कर दो। एक तो ये साड़ी पहनकर मेरा दम घुट रहा है, और इस पर आपकी चिकचिक भी चालू है। फिर थोड़ी ही देर बाद में नितिन नाम का एक लड़का अपनी माँ लावण्य के साथ आता है। अरे बस बेटा बस, और कितना परोसोगी? अरे लीजिए आंटी, जम के ठूसिए, मेरा मतलब जम के खाइए। अब ये इतने सारे पकवान आप दोनों के लिए ही तो बनाए हैं ना, इसीलिए आपका खाना तो बनता ही है। अच्छा ठीक है बेटा, तुम भी बैठो ना हमारे साथ। फिर थोड़ी देर बाद में नितिन और चंचल को अकेले में बात करने के लिए भेजा जाता है। और तभी वो चंचल, अरे रुक जाओ नितिन, इससे पहले कि तुम कुछ बोलो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना चंचल, क्या बात है? मुझे माफ करना नितिन, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। क्या? हाँ नितिन, क्योंकि मैंने शादी के सपने सिर्फ एक ही लड़के के साथ सजाए थे, और अब उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन मैं अभी तक उसे ठीक से भूल भी नहीं पाई हूँ। और मेरा तो पहले से क्लियर था कि अगर मुझे शादी करनी होगी तो मैं अपने प्यार के साथ ही करूंगी, ऐसे अरेंज मैरिज में बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो अब मतलब मैं तुम्हें इन शॉर्ट ये बता रही हूँ कि मुझसे ये सब नहीं होगा। देखो नितिन, कल को अगर हमारी शादी भी होती है तो वो टिक नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वहां पर बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। और अगर वहां पर रह भी गई वो कलेश पे कलेश करती रहूंगी। इसीलिए अपने जीवन में अगर तुम सुखी रहना चाहते हो तो मुझ जैसी बला से नाता जोड़ो ही मत। तुम समझ रहे हो ना कि मैं तुमसे क्या बोलना चाहती हूँ? हाँ चंचल, मैं समझ रहा हूँ। देखो नितिन, मेरे घर वालों के सामने मैं खुद से इस रिश्ते के लिए ना नहीं कह सकती, इसलिए बाहर जाकर तुम्हें ही सबके सामने मना करना होगा, ताकि हमारा ये रिश्ता जुड़ ही ना पाए। लेकिन किसी को भी मत बताना कि ये सब तुम्हें मैंने बताया है। लेकिन बाहर आकर नितिन सबको वही बताता है जो उसे चंचल ने अंदर कमरे में बताया होता है। क्या? इसने तुझे अपने अफेयर के बारे में बताया? हाँ माँ, ये लड़की किसी और से प्यार करती है और अब भी ये मूव ऑन नहीं कर पाई है। अंकल आंटी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आप दोनों को इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर में इंसान का धन दौलत और बाकी सब मायने नहीं रखता। अगर कुछ मायने रखता है तो वो होती है उसकी खुशियाँ। अरे नितिन बेटा, तुम इस बेवकूफ लड़की की बातों में मत आओ। अरे ये जिस लड़के से प्यार करती थी उसने तो दूसरी शादी भी कर ली। अब इसे भी तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए ना। हाँ बेटा, अरे इसका सुनकर तू इस रिश्ते के लिए मना क्यों कर रहा है? एक बार इसे एक मौका तो देकर देख। नहीं आंटी, मैं जबरदस्ती किसी भी बंधन में बनना नहीं चाहता और ना ही किसी को बांधना चाहता हूँ, और आप भी ऐसा मत कीजिए। अब जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन जिसमें चंचल की रजामंदी हो उसी रिश्ते में बांधिए इसे। अब चलता हूँ मैं। अरे नितिन बेटा, लावण्या जी, हमारी बात तो सुनिए। नितिन और लावण्या वहां से चले जाते हैं, जिस कारण भूषण और सरोज काफी गुस्सा हो जाते हैं। एक नंबर की नालायक लड़की है ये। अरे अब तक तेरे सर से उस मनुष्य के प्यार का भूत उतरा नहीं है क्या? और नहीं तो क्या? और क्या जरूरत थी तुझे जो तूने उस नितिन को अपने बारे में सब कुछ बता दिया?
अरे तो कुछ भी नहीं बताती तो आज तेरा ये रिश्ता पक्का हो जाता। लावण्य जी के बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत अच्छे लोग हैं वो, लेकिन तूने तो सब शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। तो मैं भी क्या करूं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। शादी ही क्या, मुझे तो अब किसी लड़के के बारे में भी बिल्कुल भी नहीं सोचना। प्लीज माँ, मुझे बस अपने घर पर रहना है, सिंगल रहना है। अरे कुछ भी नहीं रखा इस शादी ब्याह में, सब कुछ एकदम सर दर्द है और कुछ भी नहीं। अरे बकवास बंद कर अपनी, शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी तू? अगर तू जिंदगी भर यहीं पर रहेगी तो चार लोग क्या कहेंगे? नहीं, इसलिए बिल्कुल भी नहीं। मुझे शादी तो करनी ही होगी, और वो भी हमारी पसंद की। आज तो तूने उस लड़के को मना करने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन आइंदा से अगर तूने ऐसी कोई भी चाल चली तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पर पापा। अरे चुप हो जा, बहुत सुन लिया तेरा, और बहुत झेल लिए तेरे नखरे। पर और नहीं, तू अगर लाड़ प्यार से नहीं मानेगी तो हम तुझे अपने अंदाज में विदा करेंगे। इसलिए चुप होकर जो कह रहे हैं वही कर, ज्यादा सयानी बनने की कोशिश मत कर। भूषण का यह गुस्सा देखकर चंचल की बोलती अब बंद हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, और ऐसे ही एक दिन सब्जी मंडी में सरोज को उसकी सहेली कस्तूरी मिलती है। अरे सरोज बहन, कैसी हो आप? ठीक हो कस्तूरी बहन, तुम बताओ? बस ठाकुर जी की कृपा से सब कुशल मंगल है। वैसे भी मैं 2 से 3 दिनों में तुम्हारे घर आने ही वाली थी। क्या बात है, कोई गुड न्यूज है क्या? हाँ सरोज बहन, दरअसल मेरी बेटी मिंटी की शादी करा रही हूँ मैं, उसी का कार्ड देने के लिए आने वाली थी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। बधाई हो कस्तूरी बहन। धन्यवाद सरोज बहन। देखो ना, समय भी कितनी तेजी से चला गया। कल की ही बात है, हम दोनों अपनी बेटियों को स्कूल में छोड़ने के लिए मिला करते थे, और आज हम उन्हीं बेटियों को पराए घर में विदा करने वाले हैं। हाँ बहन, सो तो है। फिर तुम बताओ, तुम्हारी बेटी के हाथ कब पीले कर रही हो तुम? वैसे देखा जाए तो तुम्हारी चंचल मेरी मिंटी से 1 साल बड़ी है, और उस हिसाब से तो उसकी शादी अब तक हो जानी चाहिए थी। जी, वो हम लड़का ढूंढ ही रहे हैं। पंडित जी से भी बातचीत चल रही है मेरी, और तुम्हें भी कह देती हूँ कि अगर तुम्हारे पहचान में कोई अच्छा रिश्ता हो तो बता देना मुझे। ठीक है बहन, आप चिंता मत करो, आपकी बेटी भी किसी अच्छे घर में ही ब्याह कर जाएगी। भगवान करे कि ऐसा ही हो। मुझे तो उसकी शादी की बड़ी चिंता रहती है। चलो बहन जी, आती हूँ मैं 2-3 दिनों में। मिंटी को भी साथ ही लेकर आऊंगी। हाँ हाँ जरूर आना, और मैं मिंटी के लिए उसके पसंद के गुलगुले बनाऊंगी। ठीक है बहन जी। हे भगवान, अब तो मिंटी की भी शादी हो रही है, और चंचल की तो लगभग सारी सहेलियों की शादी भी हो चुकी है। जैस्मीन की भी शादी इस साल के अंत तक हो ही जाएगी। नहीं नहीं, मैं तो अब जरा भी आलस नहीं कर सकती। आने वाले कुछ ही दिनों में मैं चंचल की शादी तो करा कर ही रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब भूषण और सरोज चंचल की शादी को लेकर और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, और वो दोनों पहले से भी और ज्यादा रिश्ते ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक रोज चंचल को ललित का मैसेज आता है। अब क्यों मैसेज किया है उस चूसे ने तुझे? तुझे छोड़कर दूसरी तरफ मुंह मार रहा है, और इतना सब करके भी उसे चैन नहीं मिला क्या? और नहीं तो क्या, उसने कहा है कि मुझसे मिलने आओ, बस एक बार, उसी जगह पर जहाँ पर हम दोनों हर रोज मिला करते थे। उसे कुछ बात करनी है मुझसे। अब ये भला क्या बात हुई? अब कौन सी बात करनी है उसे तुझसे? अरे अब तो उसकी शादी भी हो गई है, और फिर भी उसका मन नहीं भरा क्या? और तू चंचल, दिमाग से पैदल है क्या? खबरदार, अगर तू उससे मिलने गई तो। ये तू क्या कह रही है जैस्मिन? मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगी। क्या? हाँ जैस्मिन, मैं उसे खूब सुनाना चाहती हूँ, मेरा पूरा गुस्सा उस पर उतारना चाहती हूँ, और तभी जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं तुझे चाहे जो भी सलाह दूं,
तू करती तो वही है जो तेरा मन करता है, इसीलिए जा, जी ले अपनी जिंदगी। चंचल अब ललित से मिलने चली जाती है और उसके कुछ कहने से पहले ही वो उसे सुना सुना कर उसका हाल बेहाल कर देती है। अरे शांत हो जाओ चंचल, कितना बोल रही हो? पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। नहीं ललित, मुझे अब तुम्हारा कुछ भी नहीं सुनना है। अरे सत्यानाश हो तुम्हारा, आग लगे तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को। अरे कहाँ जाकर करोगे अपने पापों का प्रायश्चित? मेरे माँ पापा ने शादी के लिए मना क्या कर दिया? तुमने तो झट से दूसरी लड़की के साथ शादी भी कर ली, वो भी 1 महीने के अंदर ही। वाह बेटा वाह, बेवफा आदमी, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। अरे मेरी जान, ऐसा मत बोलो ना। मत कहो मुझे जान, और अगर बुलाना ही है तो अपनी उस चुड़ैल बीवी को जाकर कहो। वो अगर मेरे सामने आई तो मैं तो उसकी जान ही ले लूंगी। अरे उसकी क्या, मेरा तो मन यही कर रहा है कि मैं तो अब तुम्हारी भी जान ले लूं। बाप रे, कितना गुस्सा भरा है तुम्हारे अंदर। प्लीज शांत हो जाओ ना। अच्छा सुनो, चलो वहां जाकर जूस पीते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ऑरेंज जूस बहुत पसंद है। अरे जहर लाकर दो मुझे, वही पीऊंगी तभी शांति मिलेगी मुझे। ओह नो, ये पापा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो भी इस पार्क के बाहर। चंचल, अभी वहां पर एक लड़की थी जो ठीक चंचल की तरह ही दिख रही थी, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रही होगी? ओह नो, जल्दी से छुप जाती हूँ। अगर पापा ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो आज तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन चंचल, इस पार्क में तो कहीं भी छुपने की कोई जगह नहीं है। वो अब क्या करें? पूरे फंस गए यार, तुम तो मेरे लिए पनौती ही हो। चंचल अब बहुत परेशान हो जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। चलो मानवी, आता हूँ मैं। जल्दी आना नकुल, तुम जब जाते हो ना तो घर की रौनक ही चली जाती है। अब मैं भी क्या करूँ मानवी, मेरा काम ही ऐसा है जिसके चलते मुझे आधा महीना यहाँ पर और आधा महीना दूसरे शहर में जाना पड़ता है। हाँ नकुल, समझ सकती हूँ मैं। अच्छा, मैंने वो तुम्हारे मीटिंग वाला कोट तैयार करके रख दिया है और वो पापा ने गिफ्ट की हुई घड़ी भी रख दी है और मैंने डब्बे में प्याज के पराठे और चटनी भी दी है। यहाँ से वहां जाने तक गाड़ी में खा लेना, बाहर का कुछ भी मत खाना। हाँ बाबा, ठीक है। तुम्हारे होते हुए मुझे किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और शुक्रिया मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। अरे बंद करो ये बकवास, ये क्या शुक्रिया लगा के रखा है तुमने? और जल्दी लौट कर आना। बाय। बाय मानवी। मानवी अपनी सास सिंधुरा, ससुर उपेंद्र, ननद रितिका और पति नकुल के साथ रहती है। उसकी जान उसके परिवार में ही बसती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक दिन अचानक से डोरबेल बजती है। कौन होगा? आप बैठिए माँ जी, मैं देखती हूँ। ठीक है बहू। फिर जब मानवी दरवाजा खोलती है तब वहां पर एक आदमी खड़ा होता है और उसे देखकर मानवी के होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी भी एकदम चौंक जाता है। तुम यहाँ पर? मानवी तुम? अरे कौन है बहू? अम काकी जी, वो मैं आपका नया पड़ोसी हूँ, आज ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। अरे वाह। जी, वो दरअसल लाइट्स लगवानी थी ना, इसीलिए इलेक्ट्रिशियन का नंबर चाहिए था और साथ ही इस मोहल्ले में आने वाले दूध वाले भैया का भी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? अरे दरवाजे पर ही खड़े रहोगे क्या? आओ ना, तनिक बैठकर चाय पानी पियो। ठीक है काकी जी, धन्यवाद। फिर वीरेन अंदर आता है और नाश्ता भी करता है। वो और मानवी बस एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं और मानवी बहुत घबराई हुई होती है। वही उसकी ननद रितिका वीरेन को देखने के बाद उसे देखती ही रह जाती है। वाव, कितना हैंडसम है ये लड़का।
इससे तो मैं पक्की वाली दोस्ती करूंगी। वही रसोई में, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये यहाँ पर कैसे आ गया? तभी वहां पर सिंधुरा आती है। अरे बहू, दोपहर के लिए जो तू सब्जी बनाने वाली है वो थोड़ी ज्यादा बना दे। वीरेन अकेला रहता है ना, इसलिए हम उसे भी थोड़ी दे देंगे। बातचीत करने में कितना अच्छा है वो। उसके परिवार वाले दूसरे शहर में रहते हैं और वो साल में बस 2 से 3 बार ही जाता है उनसे मिलने। सच में काम के कारण इंसान को कितनी तकलीफें उठानी पड़ती है। हाँ माँ जी, वो तो है। अरे क्या हुआ बहू, तू इतनी चिंता में क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, सब कुछ ठीक है। बस हल्का सा सर दर्द कर रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, अरे तो फिर बाम लगा लेना, या फिर वो मेरे कमरे में दवाई रखी है वो खा ले। जी माँ जी, अगर ज्यादा बढ़ गया तो जरूर खा लूंगी दवाई। ठीक है बहू। इतना कहकर सिंदूरा वहां से चली जाती है, जिसके बाद वहां पर अचानक से वीरेन आ जाता है। मानवी, वीरेन, भूल गई क्या मुझे? या आज भी याद करती हो? क्या? मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों ऐसे वापस मिलेंगे, लेकिन अब ऊपर वाले ने हम दोनों को फिर से एक बार मिलवाया है, तो कुछ ना कुछ तो वजह जरूर होगी, इसीलिए मिलवाया होगा। तभी वहां पर रितिका आती है। ओफो वीरेन, तुम यहाँ पर हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। चलो, रसोई तो तुमने देख ली, अब मैं तुम्हें पूरा घर दिखाती हूँ। चलो मेरे साथ। हाँ रितिका, चलो। फिर रितिका वीरेन को वहां से लेकर जाती है, लेकिन वीरेन की ये सारी बातें सुनकर और उसे अचानक से इस तरह देखकर मानवी काफी चिंता में पड़ जाती है। ये जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। फिर थोड़ी देर बाद में वीरेन वहां से चला जाता है, जिसके बाद मानवी अपनी सहेली हेतल को कॉल करती है। क्या? अरे ये तो क्या बोल रही है मानवी? तेरा एक्स बॉयफ्रेंड वीरेन तेरी जिंदगी में वापस आ गया है, वो भी तेरा पड़ोसी बनकर? हाँ हेतल, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरी हंसती खेलती घर गृहस्थी में घुस आया है। कहीं उसने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया ना? मुझे नहीं पता यार कि ये सब उसने जानबूझकर किया है या उसके लिए भी ये इत्तेफाक है कि मैं उसकी पड़ोसन हूँ। देख मानवी, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, लेकिन तू अपना ध्यान रख। अरे कैसे ध्यान रखूं हेतल? मेरा कल मेरे आज के सामने आ खड़ा है। अरे तू उसे नजरअंदाज कर, वही तेरे लिए सही होगा। जितना तू उसके बारे में सोचेगी उतनी ही तुझे परेशानी होगी। देख, तू उससे बाद में मिलके बात कर लेना और बोलना कि पड़ोसी है तो पड़ोसी ही बनकर रहे। मेरी जिंदगी में ज्यादा दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हेतल, देखती हूँ अब क्या होता है आगे। फिलहाल तो मेरा दिमाग एकदम बंद पड़ चुका है यार। बहू, अच्छा सुन हेतल, मुझे माँ जी बुला रही है, शायद कुछ काम होगा। मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है ना? हाँ चलेगा मानवी, बस तू चिंता मत कर, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ हेतल, मैं समझ गई। फिर बाद में मानवी देखती है कि रितिका बस वीरेन की खिड़की को ही देख रही है। अरे रितिका, सामने तुम किताब लेकर बैठी हो, लेकिन कब से तुम्हारा ध्यान उस खिड़की पर ही है? आखिर ये सब क्या चल रहा है? अरे भाभी, अब आप माँ की तरह लेक्चर मत दो। बाय द वे भाभी, वीरेन कितना हॉट और हैंडसम है ना? मैं तो उसे देखती ही रह गई, एकदम आदित्य रॉय कपूर की तरह लगता है वो। बाय गॉड! देखो रितिका, कभी भी किसी की बाहरी सुंदरता को देखकर उसे पसंद नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। हाँ भाभी, वो बात तो है, पर वीरेन तो एकदम कमाल है। मैंने तो उसका नंबर भी ले लिया है और उससे कह दिया है कि अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो बेझिझक होकर मुझे कॉल करना। अरे रितिका,
तुम इन सब के चक्कर में मत पड़ो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि अब तुम्हारे मास्टर की फाइनल एग्जाम भी है 2 दिनों में। हाँ भाभी, ये सब क्या हो रहा है? रितिका को मुझे वीरेन से दूर रखना होगा, क्योंकि रितिका तो मासूम है। कहीं वो उसके प्यार में ना पड़ जाए, और अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फिर जब जानवी रसोई में खाना बना रही होती है, तभी वीरेन उसे अपनी खिड़की से देखता ही रहता है। इसे तो कुछ लाज शर्म है ही नहीं। देखता है तो देखने दो। मैंने भी इग्नोर करने में पीएचडी कर रखी है, और अब तो मैं अपने काम पर ही ध्यान दूंगी, ना कि ऐसे फालतू के लोगों पर। फिर रात में जब मानवी नकुल से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, तभी क्या बात है मानवी, आज तुम्हारे चेहरे पर काफी उदासी छाई हुई दिख रही है। कुछ हुआ है क्या? कुछ भी तो नहीं नकुल, सब कुछ ठीक है। बस तुम्हारी कमी है। जल्दी आओ ना, तुम्हारे बिना मेरा मन ही नहीं लगता। हाँ बाबा, बस और 3 दिन, उसके बाद आ ही जाऊंगा वहां पर। हाँ, वैसे आज मुझे माँ बता रही थी कि हमारे यहाँ पर एक नया पड़ोसी आया है। काफी अच्छा लड़का है बोल रही थी वो। हाँ नकुल, वो आया था आज हमारे घर पर। अच्छा, देखो मानवी, वो लड़का अकेला रहता है, तो अगर उसे कुछ लगे तो उसकी मदद कर देना। हाँ नकुल, जरूर करूंगी। फिर 3 दिनों के बाद नकुल घर पे वापस आ जाता है, और तब वीरेन से मिलने के बाद उसकी उससे अच्छी दोस्ती हो जाती है। अरे मानवी, हमारे लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाओ ना यार। क्या खाओगे तुम वीरेन? मेरा पसंदीदा उपमा। आपको आता तो है ना बनाने? हाँ जी, आता है ना, अभी बना देती हूँ मैं। फिर मानवी रसोई में जाकर उनके लिए उपमा बनाने लगती है। उपमा तो उसका पसंदीदा व्यंजन था, और आज भी है। इसीलिए उसने जानबूझकर मुझसे उपमा बनाने के लिए कहा। जब से ये यहाँ पड़ोस में रहने आया है, तब से मेरे लिए हर दिन चिंता से भरा रहता है। अब तो नकुल भी वापस आ गया है, और इसके होते हुए मैं वीरेन से कैसे बात कर पाऊंगी? लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जल्द से जल्द उससे बात करनी ही होगी। फिर एक दिन मानवी जब बाजार में जाने के लिए मोहल्ले में ऑटो रोक रही होती है, तभी ओफो, वैसे तो मोहल्ले में हर 10 मिनट में कोई ना कोई ऑटो आती जाती ही रहती है, लेकिन आज तो एक भी ऑटो नहीं रुक रही, और मुझे यहाँ पर जल्दी से बाजार जाना है, वरना वहां पे भीड़ बढ़ जाएगी। तभी वहां पर वीरेन आता है। अरे, आप बाजार जा रही हो क्या? चलिए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। क्या? अरे बहू, अगर वीरेन कह रहा है तो चली जाओ ना उसके साथ। वो तुम्हें अपनी गाड़ी से छोड़ देगा। अरे नहीं पापा जी, मैं चली जाऊंगी। और वीरेन जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप चले जाइए अपने काम पर। अरे बहू, चली जाना उसके साथ। अब ऑटो कब आएगी पता नहीं। पर पापा जी। चलिए मानवी जी, बैठिए, यही अच्छा मौका है। गाड़ी में बैठकर वीरेन को अच्छे से झाड़ूंगी, और उसे जो समझाना है वो भी समझा दूंगी। ठीक है वीरेन जी, चलिए। मानवी गाड़ी में बैठने जा ही रही होती है कि उतने में वहां पर रितिका आ जाती है। चलो वीरेन, मुझे भी कॉलेज जाना है, और आज तो मैं कॉलेज तुम्हारी ही गाड़ी में जाऊंगी। लेकिन रितिका, जिस तरफ तुम्हारा कॉलेज है वो रास्ता मेरे लिए काफी लंबा पड़ेगा। अरे बाबा, एक दिन ऑफिस में थोड़ा लेट पहुंचोगे तो कौन सा तुम्हारे बॉस तुम्हें निकालने वाले हैं। अब चलो भी, बातें करने में ही वक्त मत निकालो। ठीक है रितिका। ये रितिका भी ना, इसे भी अभी आना था क्या? रितिका के आने के कारण मानवी वीरेन से कुछ भी नहीं कह पाती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, और रितिका का वीरेन के प्रति लगाव बढ़ने ही लगता है, और उसे ऐसे देखकर मानवी को बहुत घबराहट होती है। माँ, मैं वीरेन के पास जा रही हूँ। उसने भी उसी स्ट्रीम में मास्टर्स किया है ना, जिसमें मैं अभी हूँ। तो मुझे कुछ थोड़े बहुत डाउट्स थे, वो पूछ कर आती हूँ मैं उससे। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना। वैसे तो मेरे घर वाले
रितिका को गली के किसी भी लड़के के साथ बात तक नहीं करने देते। लेकिन इस वीरेन ने तो इन सबके दिलों में ऐसी जगह बना ली है कि सबको उस पर अंधा विश्वास हो चुका है, जो मेरे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। अब दिन ब दिन पड़ोसी होने के नाते वीरेन का मानवी के ससुराल में आना जाना बढ़ता ही जाता है और एक रात वो उनके घर पर खाना खाने आता है। मानना पड़ेगा मानवी जी, आपके हाथ में तो अलग ही जादू है। ऐसा खाना मैंने आज तक कभी नहीं खाया है। जी शुक्रिया वीरेन जी। अरे भाई, आखिर बीवी किसकी है? हाँ हाँ नकुल, सो तो है। फिर मानवी अपना फोन लेने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और उतने में मौका देखकर वीरेन भी वहां पर चला जाता है और उसे अपने कमरे में देखकर मानवी काफी डर जाती है। अरे वीरेन, तुम अंदर क्यों आए हो? कोई हमें अगर ऐसे साथ में देख ले तो क्या बोलेगा? डरो मत मानवी, हम दोनों एक्स बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। ये बात सिर्फ हम दोनों को ही पता है और किसी को नहीं, इसलिए शांत रहो। और मानवी, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे साथ ठीक से बात भी नहीं हुई है। मैं तुम्हें बहुत याद करता था और आज भी तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। कुछ तो शर्म करो वीरेन, मेरी शादी हो चुकी है और तुम मेरे ससुराल में आकर ये सब बोल रहे हो। चले जाओ यहाँ से, हम बाद में कहीं और बात कर लेंगे, वरना यहाँ पर कोई आ जाएगा। क्या तुम भी मानवी, कितना डरती हो? सब बाहर बातचीत करने में बिजी है और तुम मुझसे बात करो ना। देखो वीरेन, हम यहाँ पर कोई बात नहीं कर सकते और अगर किसी ने भी हमारी बात जरा भी सुन ली ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। क्या? नकुल को अचानक से कमरे में आए देखकर मानवी और वीरेन हैरान हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। क्या भाई, आप दोनों मुझे इतने भी पैसे नहीं दे सकते क्या? मेरी सारी सहेलियां उस मेले में जा रही है और मुझे भी वहां पर जाना है। लेकिन छोटी, हमारी तनख्वाह में से आधे पैसे तो सारे खर्चों को निपटाने में ही चले जाते हैं और बाकी के आधे पैसे हम किसी और काम में लगाने वाले हैं। हाँ छोटी, वरना तुझे कभी किसी चीज के लिए मना किया है क्या हमने? नहीं ना। लेकिन भाई, वो मेला साल में एक बार ही लगता है, बार बार नहीं आता। अच्छा ठीक है, जाने दे राहुल। ये लो छोटी, ये पैसे रख लो। हमें जिस काम के लिए पैसे लगने वाले थे वो काम हम अगले महीने कर देंगे। तुम जाओ और मेले में खूब मजे करो। शुक्रिया भाई, आप दोनों दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। लेकिन संभाल कर। हाँ। आंचल अपने दोनों भाई राहुल और जतिन के साथ ही रहती है। कई सालों पहले उन तीनों के माता पिता का देहांत हुआ होता है और उसके बाद राहुल और जतिन ने ही अपनी छोटी बहन को पाल पोस कर बड़ा किया होता है। वो दोनों प्रताप सेठ के यहाँ पर नौकर और ड्राइवर का काम करते हैं। राहुल, जतिन, कहाँ पर जा रहे हो तुम दोनों? इधर आओ, मेरे साथ बैठकर चाय और नाश्ता करो। पर सेठ जी, हम आपके साथ कैसे? अरे बाबा, मैं तुम दोनों को नौकर नहीं मानता। तुम दोनों तो मेरे अपने ही हो। अब आओ, शर्माओ मत। आपका बहुत धन्यवाद सेठ जी, आप सच में बड़े दिलदार हो। प्रताप सेठ की दोनों बेटियां नैना और सोनिया विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस घर लौटती है और उन दोनों को भी राहुल और जतिन का ये स्वभाव अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही एक दिन, जतिन, आज तो पेट में चूहों ने जंग लड़नी शुरू कर दी है। बहुत भूख लगी है यार। हाँ यार, आज छोटी ने जरूर कुछ स्वादिष्ट बनाया होगा। लेकिन जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि खाना तो बना भी नहीं है। अरे ये क्या है छोटी, तुमने आज खाना क्यों नहीं बनाया? हाँ छोटी, हमें बहुत तेज भूख लगी है। अरे भाई, वो घूम घूम कर मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे थे और इसीलिए मुझे काफी थकावट भी हो गई थी।
माफ कीजिए भाई, लेकिन आप दोनों चिंता मत करो, मैं अभी कुछ बना देती हूँ आपके लिए। अरे रहने दे छोटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आज के दिन तो आराम कर ले। हाँ छोटी, हम दोनों अभी दिवाकर के ढाबे से खाना लेकर आते हैं। हाँ भाई, यही सही रहेगा। ऐसे ही एक दिन। अरे जतिन, आज सेठ जी के साथ कहीं बाहर नहीं जाना क्या? अरे नहीं, सेठ जी ने कहा है कि दोपहर के बाद एक बैठक है, तो हमें वहां पर जाना है, इसीलिए मैं रुका हूँ। अच्छा ठीक है, तू बैठ जा यहाँ पर, तब तक मैं अपना काम निपटा लेता हूँ। ठीक है राहुल। तभी जतिन की नजर टेबल पर पड़ी किताब पर जाती है। अरे ये क्या, ये तो गलत हिसाब किताब है, और एक ही जगह पर ये नाम बार बार लिखा हुआ है, यानी एक ही जगह के पैसे 2 बार गिने गए हैं। ये तो बहुत ही गलत है। राहुल, इधर आकर तू भी एक बार देख ले। फिर राहुल भी वो किताब देखता है। हाँ जतिन, ये तो सच में गलत है। फिर प्रताप के आने के बाद वो दोनों उसे हिसाब के गलत होने के बारे में बताते हैं। बहुत खूब बच्चों, और तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तुम दोनों अगर आज मुझे इस गलती के बारे में नहीं बताते तो मुझे बहुत सारा नुकसान हो जाता। सच में तुम दोनों तो काफी होशियार और बुद्धिमान हो। धन्यवाद सेठ जी। हमने पढ़ाई तो की नहीं है, लेकिन जो कुछ भी सीखा है जिंदगी से ही सीखा है। तभी वहां पर नैना और सोनिया आती है। अरे वाह, तुम दोनों तो वाकई में कमाल के हो। क्यों सोनिया? हाँ नैना, तुमने बिल्कुल सच कहा। अब धीरे धीरे सोनिया और जतिन और राहुल और नैना के बीच प्यार होने लगता है, और एक दिन वो लोग एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और प्रताप को भी अपने प्यार के बारे में बता देते हैं। क्या कहा? तुम दोनों राहुल और जतिन से प्यार करती हो? हाँ पापा। और पापा, हम जानते हैं कि वो गरीब है, लेकिन वो दोनों दिल के बहुत अमीर है, और मैं जतिन से बहुत प्यार करती हूँ पापा, और मैं भी राहुल के बिना नहीं रह सकती पापा, इसीलिए हम दोनों उनके साथ शादी करना चाहते हैं। घबराओ मत बच्चियों, मैं बाकी के अमीर बापों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, जो अपनी बेटियों को किसी गरीब लड़के के साथ शादी नहीं करने दूंगा। जतिन और राहुल मेरे यहाँ पर पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, और मैं उन दोनों को अच्छे से जानता हूँ कि वो दोनों कितने अच्छे और संस्कारों वाले हैं, इसलिए मैं तुम दोनों की शादी उन दोनों से जरूर करवाऊंगा। क्या? सच पापा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ पापा, आपने तो आज हमारा दिन ही बना दिया। सच में आपका बहुत शुक्रिया। अब प्रताप शादी के पहले ही अपने आधे व्यवहार को राहुल और जतिन के हवाले सौंपने का तय करता है। पर सेठ जी, हम दोनों भाई आपका व्यवहार कैसे संभाल पाएंगे? हाँ सेठ जी, ये बहुत मुश्किल होगा। जहां तक मैं तुम दोनों को जानता हूँ, तुम दोनों बहुत होशियार हो, और तुम दोनों को जो काम सौंपा जाए वो तुम दोनों भली बाती समझकर एकदम अच्छे से पूरा करते हो, और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। वैसे भी एक व्यापारी को इतना पढ़ा लिखा होने की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे तो व्यापार को समझना और उसे अच्छे से चलाना आना चाहिए, जो तुम दोनों अच्छी तरह से कर सकते हो। धन्यवाद सेठ जी, हम पर इतना भरोसा करने के लिए। अरे मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों न सिर्फ मेरी बेटियों को, बल्कि मेरे आधे व्यापार को भी अच्छे से संभालोगे। और हाँ, मुझे आज से सेठ जी नहीं, पापा जी कहो, क्योंकि अब तुम दोनों मेरे होने वाले दामाद हो। इस तरह अब उन चारों की शादी हो जाती है, और प्रताप जतिन और राहुल को भेंट स्वरूप में एक नया घर देता है, जो काफी बड़ा और सुंदर होता है। आंचल की 2 भाभियों के साथ साथ उनके घर में 2 नौकर भी आते हैं। अरे वाह, ये कपड़े तो कितने महंगे और खूबसूरत है, और ये वाली रजाई, ये भी कितनी मुलायम है और कितनी बड़ी है। अब तो मैं इसे ही ओढ़कर सोऊंगी। हाँ छोटी, तुम अब इसे ही लेकर सोना। और हाँ, ये कोई रजाई नहीं है,
इसे ब्लैंकेट कहते हैं। अच्छा ठीक है भाभी, वैसे आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए आपने इतने सारे तोहफे लाए। मैं आपको बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि आज मेरे पास मेरे खुद का कमरा है। मैं तुम्हारी खुशी को पूरी तरह समझ सकती हूँ छोटी। अब तुम्हारी भाभियाँ आ चुकी है, तो तुम्हें कुछ भी चाहिए हो या फिर किसी चीज की मदद लगे तो तुम सीधे आकर हमसे बोलना, ठीक है ना? ठीक है भाभी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन, हाँ मैडम, दोनों सेठ जी और सेठानी जी वो सुबह सुबह हनीमून के लिए निकल गए। क्या? अच्छा ठीक है, तुम जाकर अपना काम करो। फिर वो नौकर वहां से चला जाता है। ये चारों ऐसा कैसा कर सकते हैं मेरे साथ? रातों रात फुर हो गए और मुझे उस बात की भनक तक नहीं पड़ने दी। अरे कम से कम बता कर तो जाते। साथ में लेकर जाना तो दूर की बात है। आने दो इन्हें अब। मेरे दोनों भाई तो बीवियों के आने के बाद बदल ही गए हैं। फिर जब वो चारों हनीमून से वापस लौटते हैं, तभी आंचल उन पर गुस्सा होती है। भाई, आप दोनों कितने बदल गए हो। आपको तो मुझे बताकर जाना भी जरूरी नहीं लगा। अरे छोटी, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? हमें तो अपनी बीवियों को सरप्राइज देना था, इसीलिए हमने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया। हाँ छोटी, क्योंकि अगर हम तुझे बता देते तो तुम हमारा सारा प्लान चौपट कर देती, क्योंकि तुम जाकर तो उन्हें ही बताती ना। और हमारी फ्लाइट सुबह के 4 बजे की थी और उस वक्त तुम्हारी नींद ना टूटे, इसीलिए हमने जाते समय तुम्हें उठाया नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अपनी बीवियों को सरप्राइज देने बराबर लेकर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी बहन को भी कहीं घुमाने लेकर जाए। ऐसे ही एक दिन जतिन और राहुल अपनी बीवियों के लिए साड़ियां लेकर आते हैं। ये लो सोनिया, तुम्हारे लिए ये प्यारी सी साड़ी। अरे वाह जतिन, ये साड़ी तो कमाल की है। हाँ राहुल, मानना पड़ेगा तुम्हारी पसंद को। ये तो एकदम डिजाइनर साड़ी है। और नहीं तो क्या। अरे तुम्हें क्या लगा हम दोनों तुम्हारे लिए कोई हल्की साड़ी लेकर आएंगे? लेकिन भाई, आप दोनों ने तो बस भाभीियों के लिए ही साड़ियां लेकर आ गए। मेरे लिए कुछ लाया नहीं क्या आपने? अरे छोटी, कल एक बहुत बड़ा त्योहार है और उसमें एक सुहागन अपने पति के लिए व्रत रखती है और उसी में ये रस्म होती है कि पति अपने पसंद से अपनी बीवियों के लिए साड़ी लेकर जाता है, फिर चाहे वो कैसी भी हो। हाँ छोटी, और इसीलिए हम ये साड़ियाँ तेरी भाभीियों के लिए लेकर आए हैं। अब तुम्हारा थोड़ी ना कोई व्रत है कल, पगली कही की। फिर भी भाई, आप दोनों को मेरे बारे में एक बार तो सोचना चाहिए था। अगर आप दोनों इतनी बड़ी दुकान में गए थे तो लगे हाथ मेरे लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आते ना। ये आपने बहुत गलत किया है भाई। अरे बाबा माफ कर दो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ लेना ही है तो हमसे पैसे लेकर जाकर खरीद के आओ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ छोटी, अरे हम तो वहां पर सिर्फ तेरी भाभीियों के लिए ही खरीदारी करने गए थे। अब ये लो कार्ड और जाओ, जो खरीदना है खरीद कर आओ। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, रहने दीजिए। इतना बोलकर आंचल वहां से अपने कमरे में चली जाती है। देखा, शाम से रात हो गई। ऐसा नहीं कि बहन रूठी है तो खुद जाकर उसके लिए कुछ लेकर आए। मेरे दोनों भाइयों के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। उनके दिल में तो बस भाभियां ही बसी हुई है। ऐसे ही एक रोज, ये देखो, ये वॉलपेपर की डिजाइन कितनी अच्छी है ना, और ये हमारे घर पर बहुत अच्छी लगेगी। क्यों छोटी? नहीं भाई, ये वाली डिजाइन नहीं, ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बल्कि ये वाली हमारे घर पर अच्छी तरह से जचेगी। देखना आप। अरे नहीं आंचल, ये डिजाइन तो काफी पुराना और मामूली सा है। राहुल, मैं तो कहती हूँ कि यही डिजाइन सही रहेगा, क्योंकि ये डिजाइन तो एकदम क्लासी लग रहा है। हाँ, नैना बिल्कुल सही कह रही है। हमारे घर पर ये वाली डिजाइन बड़ी अच्छी लगेगी। ठीक है फिर राहुल, अगर हमारी बीवियां कह रही है
तो यही वाली डिजाइन फिक्स करते हैं। अब ये देखकर आंचल को फिर से गुस्सा आ जाता है। भाभियों की पसंद अच्छी और मेरी पसंद बुरी। भाभी आते ही भाई तो जैसे जोरू का गुलाम बन गए हैं। फिर एक दिन अचानक से आंचल की तबीयत खराब हो जाती है। कैसी है इसकी तबीयत अब? ठीक ही है, मैं दवाई दे रही हूँ समय समय पर। सोनिया इसके लिए सूप बना रही है और सूप पीने के बाद इसे काफी राहत भी मिलेगी। चलो अच्छा है, अपना ख्याल रखना छोटी। मैं और जतिन अब काम पर जा रहे हैं, लेकिन इस बार हमें तुम्हारी कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी भाभिया जो है वो तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेगी। लेकिन भाई, आप भी रुक जाओ ना। अरे नहीं छोटी, आज हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। बहुत सारे लोग आने वाले हैं, इसीलिए हमारा जाना भी जरूरी है, वरना हम यहाँ पर जरूर रुक जाते। ठीक है भाई, जाइए आप। आंचल अब फिर से दुखी हो जाती है और फिर ठीक होने के बाद में वो अपना सारा दुखड़ा अपनी सहेलियों को बताती है। बाप रे आंचल, मैं तो तुझे बता दे रही हूँ, अपने भाइयों को संभाल के रख, वरना तेरी ये भाभिया तुझे तेरे ही भाइयों से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी। अरे नहीं आंचल, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे अब काम भी कितना बढ़ चुका है उनका, इसीलिए उन्हें काम पर भी ध्यान देना होगा ना, और इसी वजह से वो तुम्हारे पास ध्यान नहीं दे पा रहे। अरे लेकिन इसकी जगह पर उनकी बीवियां होती तो वो दोनों बराबर रुक जाते। और वैसे देखा जाए तो शादी के पहले जब आंचल बीमार पड़ती थी, तभी तो वो दोनों अपना काम धाम छोड़कर बस इसकी ही देखरेख करते थे। तो अब क्या हुआ? हाँ, अरे पहले तो इसके भाई नौकर थे वहां पर, लेकिन अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। वो दोनों अब इतने बड़े व्यापार को चला रहे हैं, उन्हें वहां पर अपना पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। वो भी तो समझो ना। अरे ऐसा भी क्या काम जो अपनी बहन पर ही ध्यान ना दे सके? आखिर उन्हें काम जरूरी है या फिर अपनी बहन की सेहत? अरे यार, तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब बस बहुत हुआ। मैं मेरे दोनों भाइयों को मुझसे अलग बिल्कुल नहीं होने दूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।